हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली पूरा का पूरा हिंदी में द हिंदू एनालिसिस एंड न्यूज एनालिसिस एडिटोरियल एनालिसिस कराया जाता है, साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है आप लोगों को कि आज जो द हिंदू का एडिटोरियल वाला पार्ट है, उसमें फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। और एक आर्टिकल द हिंदू ने कल जो आर्टिकल छापा था उसी की पुनरावृत्ति मुद्रास्फीति में कर दी है। अक्षरशः पूरी की पूरी वही लाइन, ए टू जेड वही लाइन, वही बातें, वही पूरा क्लियर है। इसलिए उस आर्टिकल को हमने कल जो पढ़ाया था उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा जो आर्टिकल है वो है महिलाओं में दवा का परीक्षण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चौथा जो आर्टिकल है आईसीडीएस से लेकर रिलेटेड आर्टिकल है, वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ने की बात कही गई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पांचवा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, उससे वो हमारा मैटर नहीं है। इसके बाद हम लोग न्यूज एनालिसिस पर आएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आइए हम लोग अपने अपने निर्धारित टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है उसमें ये बात कही गई है कि अगले कुछ महीनों में जो है एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा जो यह निर्धारित करेगा कि केंद्र सरकार के कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा और इसे राज्यों के बीच कैसे वितरित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में केंद्र को अलग अलग प्रशासन, अलग वित्तीय प्रशासन दिया गया है। संवैधानिक स्थिति इसकी अलग है और राज्य की स्थिति अलग है। राज्य जो है अपना राजस्व का उत्पादन जब तक पूर्ण तरीके से आत्मनिर्भर नहीं कर लेते हैं, तब तक उनको केंद्र सरकार द्वारा दी गई ही राशि पर चलना पड़ता है। तो केंद्र सरकार जो है जितना राजस्व इकट्ठा करती है उसमें से राज्यों को हिस्सा लगता है। अब उन राज्यों में बात आती है समानता असमानता की। समान रूप से मतलब कि जो राज्य थोड़ा बहुत अपने राजस्व का उत्पादन कर ले जाते हैं उनको कम वेटेज दिया जाता है, और जो स्टेट अपने राजस्व का उत्पादन नहीं कर पाते, जैसे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिहार वगैरह, ये सब स्टेट को विशेष कैटेगरी की मांग, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने की बहुत दिन से सिफारिश की जा रही है। तो इस तरीके से जब विशेष राज्य का दर्जा बढ़ जाता है तो उसमें केंद्र द्वारा जो राशि भेजी जाती है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लिखा गया है, केंद्र सरकार के कर राजस्व का कितना हिस्सा राज्यों को, यानी कि राज्य को जब दिया जाएगा तो ऊर्ध्वाधर हिस्से में दिया जाएगा, और राज्यों के बीच जब वितरित किया जाता है तो उसे क्षैतिज हिस्सा कहा जाता है। यानी कि स्टेट में जब डिवाइड किया जाएगा तो वो एक तरीके से क्षैतिज होगा, लेकिन जब एक समान रूप से राज्यों को दिया जाता है, यानी कि राजस्व जो है वो राज्य की तरफ जब जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर हो जाता है। इसको इतना याद रखिएगा। 2014 में क्या था कि योजना आयोग समाप्त हो गया था, और यह योजना आयोग जो समाप्त हुआ था इसके बाद में वित्त आयोग, नीति आयोग आया योजना आयोग को ख़त्म करके। इसके बाद वित्त आयोग जो है वास्तव में भारत को जो राज्यकोषीय संघवाद है उसका एकमात्र वास्तुकार बना रहा, और इसीलिए जो है इसकी जिम्मेदारी और प्रभाव बहुत बड़ा है। यानी कि कहने की बात यह है कि जो वित्त आयोग है उसको बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि राजस्व का वितरण कैसे करें कि हर राज्य लाभान्वित हो और हर राज्य में जो है मैक्सिमम पोटेंशियल पहुँचे। इस बार का जो मुद्दा होगा फाइनेंस कमीशन का, उससे रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा, सबसे बड़ी बात है कि वो मुद्दा क्षैतिज वितरण के बारे में होगा। और क्षैतिज वितरण अभी हमने बताया कि किसे कहते हैं, जब राज्यों के बीच में वितरण करना होता है तब क्षैतिज वितरण के बात आती है। और इस बार इस मुद्दे पर क्यों बातचीत की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपने वो जितना भी राजस्व इकट्ठा करती है उसका 41% राज्यों को दे देता है। निश्चित रूप से जो स्टेट हैं इस बार यह कहेंगे कि यह अनुपात और अधिक बढ़ा दी जाए, यानी कि 41% से बढ़ा करके जितना भी वो लोग कहें, 45-42 जो कुछ भी कहें। लेकिन राइटर क्या कर रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि बढ़ाने की बात तो स्टेट नो डाउट करेंगे, लेकिन केंद्र की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है कि केंद्र ने बहुत जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है। केंद्र की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती हैं, केंद्रीय योजनाएं होती हैं, सामाजिक योजनाएं होती हैं, आर्थिक योजनाएं होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत जगह पर बारोइंग होता है, उधार होता है।
तो वही राइटर कह रहे हैं कि केंद्र की ज़रूरतों और इसकी उधार सीमा पर बाधाओं को देखते हुए मुझे इससे अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं देख रही है। राइटर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो टेंडेंसी है, एक तो खर्च करने की टेंडेंसी, दूसरा जो उसकी ज़रूरत है, तीसरा जहाँ से वो उधार लिया है उसको चुकता करने की नीति, तो इस पर जो है मैक्सिमम बढ़ाने की जो गुंजाइश राज्य करेंगे वो हमें नहीं लग रहा है कि वो कर ले जाएंगे। इसीलिए जो अधिकांश बहस है वो बहस क्षैतिज वितरण सूत्र पर केंद्रित होगी। 2017 में जो नियुक्त था पिछला वित्त आयोग, उसकी शर्तें काफ़ी विवादास्पद थी। क्यों विवादास्पद थी? क्योंकि इसे जो है राज्य की व्यय आवश्यकताओं को निर्धारित करने में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को ध्यान रखने के लिए कहा गया था। वित्त आयोग के द्वारा जो है 1971 की जनसंख्या का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करने के मानक अभ्यास यह एक प्रस्थान था ताकि विचलन के उच्च हिस्से पर नज़र रखने के लिए राज्यों को परिवार नियोजन की उपेक्षा करने के लिए एक प्रतिकूल प्रोत्साहन न दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य थे वो जो वित्त आयोग था उसे 1971 की जो जनसंख्या थी उसका उपयोग करने के लिए अनिवार्य रूप से मानक अभ्यास की तरफ यह एक प्रस्थान था। 1971 से लेकर के जो बेस था 1971 का वो 2011 करना यह एक प्रस्थान था, यानी कि 1971 से लेकर के 2011 पर आना। और क्यों आना? ताकि जो डेविएशन होता है, विचलन होता है, मतलब कि जो राज्यों की तरफ आवंटन होता है उस पर नज़र रखने के लिए राज्यों को परिवार नियोजन की उपेक्षा करने के लिए एक प्रतिकूल प्रोत्साहन न दिया जाए। जिन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करने का अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि ये जो जनसंख्या वृद्धि दर थी उसको स्थिर करने के लिए एक गुड परफॉर्म किया था, विशेष रूप से दक्षिण राज्यों ने आधार वर्ष में बदलाव का विरोध किया। और यही जो बातें मैंने की कि 1971 से 2011 की तरफ आ गए। अब ये वित्त आयोग क्या किया था कि जो जनसंख्या का आंकड़ा लिया था वो 1971 का लिया था, और 1971 के आधार पर जो स्टेट थे वो अपना जनसंख्या के आंकड़े को स्थिर करते हुए सुधार किए थे। लेकिन इसको जो है 2011 का आंकड़ा कर दिया गया, तो राज्य का जो सुधार का परफॉर्म था वो चेंज हो गया, तो राज्यों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इसे अच्छे प्रदर्शन के लिए दंड कहा गया। तो इस तरीके से स्टेट का जो है अलग मापदंड था। बेस ईयर चेंज करने से राज्य में, अब बेस ईयर जब चेंज हो गया तो राज्य की और आवश्यकताएं बढ़ गई, क्योंकि 1971 की जनसंख्या के आधार पर राज्य अपना खर्च कर रहे थे। जब वो 2011 की जनसंख्या के आंकड़े आ गए तो 2011 की जनसंख्या पर जब आप खर्च करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जनसंख्या अधिक है, डिमांड अधिक है, तो उस एवज में जो मिली हुई धनराशि है वो धनराशि कम है, बहुत ही कम है, तो उस पर आपको पुनः विचार करना होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये विरोध हुआ था। और इसी तरीके का एक जो अन्य विवाद था राजस्व घाटा अनुदान के संबंध में था, जिसे वित्त आयोग उन राज्यों को प्रदान करता है जो कर अंतरण के बाद भी चालू खाते में घाटे पर रहते हैं। यानी कि अगर टैक्स ट्रांजैक्शंस हो गया, टैक्स का जो प्रवाह होता है वो राज्यों की तरफ मुड़ गया, और इसके बाद भी वो स्टेट जो कर पाने के बाद भी चालू खाता अगर उनका देखा जाए तो वो घाटे की स्थिति में रहता है, तो वित्त आयोग क्या करता है कि उन स्टेटों को राजस्व घाटा अनुदान देता है। तो सिद्धांत रूप में राजस्व घाटा अनुदान जो है वो एक स्वच्छ तर्क है कि देश में जो प्रत्येक राज्य हैं उनको अपने निवासियों की न्यूनतम स्तर की सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, भले ही इसमें क्रॉस सब्सिडी का एक तत्व शामिल हो, यानी कि इसके ऊपर भी सब्सिडी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों देती है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह एक विकृत प्रोत्साहन बन गया है, यानी कि सब्सिडी देना, राजस्व में अनुदान देना और तरह तरह की बेनिफिट देना। जब वित्त आयोग आपको मुआवजा देगा तो अपने दम पर राजस्व बढ़ाने की जहमत क्यों उठाया जाए। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वित्त आयोग जो है पहली चीज़ कि टैक्स का हस्तांतरण किया और उस पर भी आप मांग कर रहे हो कि मैक्सिमम टैक्स आए। दूसरा, विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे की मांग। तीसरा, आपको राजस्व घाटा, क्योंकि आपका चालू खाता का घाटा जो है वो कम है, अतः राजस्व घाटा अनुदान भी आपको दिया जा रहा है। चौथा, केंद्र सरकार इसके बावजूद आपको सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस तरीके से हर तरीके से आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है। तो आप क्यों चाहेंगे कि हम अपने दम पर
राजस्व जो है पैदा करने के लिए बदलाव करें। आप देखते होंगे कि जो इंडियन स्टेट हैं वो इंडियन स्टेट जो जहाँ पर जो भी कंपनी लगती है वो या तो केंद्र सरकार लगाती है या तो प्राइवेट सेक्टर्स लगाते हैं। कभी आपने ये देखा है कि राज्य सरकार ने कोई कंपनी लगाई हो, उसमें जो है भर्ती की हो? हाँ, उसमें जो है राज्य की कुछ जो है मैं मानता हूँ कि जो उन्नतशील राज्य हैं, एडवांस स्टेट हैं, उसमें से कुछ शेयर्स रहते होंगे, लेकिन संपूर्ण शेयर्स नहीं रहते। तो इस हिसाब से राज्यों को भी इस दिशा में सोचना होगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद इतने दिन से केंद्र हमारा सपोर्ट कर रहा है, तो हमको जो है कुछ करना होगा। हालांकि इस पर बहुत कंसिडरेबल टॉपिक है, क्योंकि जो मैक्सिमम राजस्व होता है वो 1991 तक तो केंद्र लिया, इसके बाद धीरे धीरे राज्यों की तरफ बढ़ाया, तो राज्य की स्थिति बड़ी जटिल हो जाती है, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम राजस्व है वो केंद्र लेके चला जाता है, तो वो खर्च करेंगे तो कहाँ से करेंगे। दूसरा, उनके पास इतना कैपिटल्स नहीं है कि वो जो है संरचनात्मक बदलाव कर सकें। पूरे के पूरे स्टेट तो छोड़िए, कुछ ज़िलों में भी संरचनात्मक बदलाव नहीं कर सकते हैं, इतनी जो है बैड कंडीशंस है। तो इस तरीके से और दूसरा, ये जो बैड कंडीशंस है, इसके ऊपर चुनाव के दौरान लोक लुभावन वादे इस स्थिति को और भी डमाडोल कर देते हैं। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से वित्त आयोग ने यह निर्धारित करने के लिए संघर्ष किया है कि किसी राज्य की राजकोषीय क्षमता के कारण कितना घाटा है। यानी कि जो राज्य हैं उनका जो चालू खाते का घाटा है या पूरा घाटा है, वो किसके कारण हुआ है? राजकोषीय क्षमता के कारण हुआ है, अथवा राजकोषीय गैर जिम्मेदारी के कारण कितना है? दोनों में, यानी कि आपने गैर जिम्मेदाराना तरीके से कितना जो है घाटा उठाया, कितना घाटा आपने किया, और राजकोषीय क्षमता के कारण आपका कितना घाटा है, दो का दोनों। अब वित्त आयोग क्या किया है कि जिम्मेदार, जो इसके लिए जिम्मेदार राज्य हैं, उनको दंडित किए बिना घाटे वाले राज्यों का समर्थन करने के लिए वितरण सूत्र को बदलने की कोशिश की, जो कि गणितीय रूप से एक असंभव कार्य है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे राज्य को कम दिए बिना किसी राज्य को अधिक नहीं दे सकते हैं। देखिए, है क्या कि भारत एक विकासशील राज्य है, इसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है अनएम्प्लॉयमेंट है। टैक्स कितना देते हैं? सरकार का जो सबसे बड़ा इनकम का सोर्स होता है वो एक ही सोर्स है, टैक्सेशन। बाकी और भी होते हैं, लेकिन टैक्सेशन सबसे बड़ा सोर्स होता है। और वह भी जो डायरेक्ट टैक्स होता है उस पर सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट में पॉपुलेशंस है, भारत की कितनी प्रतिशत जनता, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कितनी प्रतिशत जनता भारत में इनकम टैक्स देती है। तो अब यहाँ पर जो भी राशि आई टैक्सेशन की, उसमें से केंद्र और राज्य का हिस्सा लगता है। अब दूसरे राज्य को जब तक आप कम नहीं करोगे, तब तक आप जो है किसी अन्य स्टेट को अधिक जो है कैसे दे सकते हो? यानी कि आपके पास इतना ज़्यादा तो फंड है नहीं कि आप दान चौकी पे बैठ जाओ, जितना मन चाहे उतना बांट लो। आपके पास एक निश्चित राशि आ रही है, और वो निश्चित राशि जो है आपको बहुत सावधानी पूर्वक बांटना है। तो आप या तो जो एडवांस स्टेट हैं, यानी कि जो थोड़ा बहुत राजस्व उत्पादन कर ले जा रहे हैं, आप उन पर जो है कम दो थोड़ा। लेकिन जब आप उनको कम दोगे तो वो असमानता का विरोध करेंगे कि ये कौन सी बात हुई, हम उत्पादन कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहन देना चाहिए था, आप हम ही को डाउन कर रहे हो। दूसरा, जो गरीब स्टेट हैं, जो कुछ भी नहीं उत्पादन कर रहे हैं, ऊपर से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं, उनको जो है आप दंडित किए बिना उनका सपोर्ट कर रहे हो। तो ये जो है पूरे तरीके से जो है इस पर राइटर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर जो परिणाम है वह यह है कि प्रत्येक जो क्षैतिज वितरण सूत्र है उसकी अक्षम या अनुचित दोनों रूप में आलोचना की जा रही है। क्षैतिज वितरण की, खास करके राज्यों के बीच में बंटवारे की स्थिति को, यही जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि दूसरे राज्य को कम किए बिना कैसे आप एक स्टेट को अधिक दे सकते हो। राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय आयामों के साथ हाल के वर्षों में राज्यों में यह दोष वास्तव में गहरे हो गए हैं। इसी तरीके की कई सुर्खियां बताती हैं कि जो देश का दक्षिणी स्टेट है, उसमें माना जाता है कि जो बुनियादी ढांचा है, निजी निवेश है, सामाजिक संकेत हैं, कानून का शासन, ये सब जो मैटर्स हैं वो उत्तर स्टेट और अन्य स्टेट से बेहतर रहे हैं, जिसने उन्हें विकास और समृद्धि के अच्छे चक्र में डाल दिया है।
उत्तर दक्षिण के अंतर को जो है वो चौड़ा कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो पूरी बात है ये आ जाती है। हालांकि तथ्य यह है कि जो क्षैतिज वितरण की प्रकृति में है कि अमीर राज्य गरीब राज्यों को मुआवजा देते हैं। क्षैतिज वितरण जब भी होगा तब भी एडवांस स्टेट को कम दिया जाएगा और जो पुअर स्टेट होंगे उनको मैक्सिमम दिया जाएगा। तो अमीर स्टेट जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट करेंगे। तो और यह इल्ज़ाम लगाएंगे कि अमीर राज्य जो है गरीब राज्यों को मुआवजा देते हैं, एक तरीके से और एलिगेशन लगाएंगे। तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो विभाजन है वो उसको गहरा किए बिना ऐसा होता है। सरकार को वित्त आयोग के संदर्भों की जो शर्त है उसको परिभाषित करने में और स्वयं वित्त आयोग को उन संदर्भों की शर्तों को पूरा करने में चुनौती होगा। और एक मुद्दा यहाँ पर और निकल करके आता है, वो मुद्दा उपकर और अधिभार का आता है, सेस एंड सरचार्ज। देखिए केंद्र सरकार जो है टैक्सेशन की गवर्नमेंट है। ये जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है बहुत ज़बरदस्त टैक्स अलाउ करती है। अभी आगे मुद्दा आ रहा है कि इसने टैक्स को कितना ज़बरदस्त ग्रोथ किया है, जबकि जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने टैक्सेशंस को कम किया था। वो जो है इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाती थी। जहाँ वो 0.1% लगाती थी वहाँ पर ये 1% सीधा सीधा ठोक दे रहे हैं अभी में हाल। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी भी ज़बरदस्त तरीके से आलोचना स्टेट के द्वारा जी भर करके की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि जो सरचार्ज और सेस लगता है अलग अलग मानदंडों पर लगता है। तो जब और उसके बेसिस क्या है, इस बेस पे जो है सेस लगता है और सरचार्ज लगता है। वित्त आयोग के अगर संदर्भ की बात करें तो केंद्र और राज्यों की जो व्यय आवश्यकता है और राजस्व अर्जन क्षमता को ध्यान में रखने के लिए बाध्य करती है। यानी कि इसकी जो शर्तें हैं केंद्र और राज्य की जो व्यय आवश्यकता है और राजस्व अर्जन क्षमता उसको ध्यान में रखने के लिए ये बाध्य करते हैं। राइटर कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि जो आगामी वित्त आयोग को विशेष रूप से 2 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। अभी आगे आएगा मैटर की सरचार्ज और इसको जो है कैसे कंपनसेट किया जाए। पहला है कर बढ़ाने के बजाय उपकर और अधिभार लगाने का जो नियम है केंद्र द्वारा आक्रामक अभ्यास है। देखिए यहाँ पर अब राज्य सरकारों द्वारा केंद्र की बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचना की गई। क्यों की गई है? क्योंकि उपकर और अधिभार जहाँ पहले तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया और उसमें केंद्र सरकार की भरपूर आलोचना की। उसने सीधा कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जहाँ 2011-12 में जो राजस्व था उसमें सेस और सरचार्ज का जो हिस्सा था वो 10.4% था। अब वही सरचार्ज और सेस जो है 2019-20 में 20.2% हो गया। यानी कि जो राजस्व आ रहा है उसमें से तो मैक्सिमम आप ले ही ले रहे हो, सीधा सीधा 20%। तो हम क्या करेंगे? यह संचालन में विकृत प्रोत्साहन है। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही ख़राब व्यवस्था है, इसको जो है रोकना होगा। राजस्व बढ़ाने का सीधा सीधा विकल्प होता है करों को बढ़ाना। लेकिन अगर केंद्र ऐसा करता है कि जैसे कि उसके राज्यों को 41 पैसे देने हैं और दूसरी ओर अगर यह अधिभार द्वारा अतिरिक्त रुपए बढ़ा देता है और अधिभार और सेस और सरचार्ज को सीधा सीधा केंद्र अपने पास रखता है, कितना क्लेवर गवर्नमेंट है इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। एक तरफ यह सीधा सीधा स्टेट को जो है पुल बढ़ा दिया, टैक्सेशन बढ़ा दिया कि स्टेट को ज़्यादा मिलेगा। पहले 38 था 41 कर दिया, तो अब 41 से कुछ और बढ़ा देगा, 42, 43 या 44 कर देगा। लेकिन उसके साथ साथ सेस और सरचार्ज बढ़ा देगा। और सेस और सरचार्ज जब बढ़ता है यानी उपकर और अधिभार, तो इससे जो आमदनी होती है पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। तो आप तो बढ़ाए कहाँ? आपने तो वही राशि पूरी पूरी जितना थी उससे भी कम कर दिया। 42% आपने बढ़ा दिया टैक्स, 41% वर्तमान में है, और इधर सेस और सरचार्ज आपने 10.4% बढ़ा दिया, यानी 20.4% हो गया। तो 20% तो लाभ हुआ। तो कहाँ इस बेस पर राज्य को मैक्सिमम मिला? तो राज्य ने उसी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जब वर्ष 2000 में केंद्र के कुल कर पुल में राज्यों का हिस्सा देते हुए संविधान में संशोधन किया गया था, तो अंतर्निहित समझ ये नहीं है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गया है। तो अंतर्निहित समझ यह थी कि केंद्र केवल उपकरों और अधिभार का सहारा लेगा। अधिभार, ठीक है, यहाँ अधिभार है, अधिभार का सहारा लेगा।
किंतु नियमित रूप से नहीं, जैसा कि इस समय अभ्यास बन गया है। वहाँ संशोधन में कहा गया था कि केंद्र जो है सेस और सरचार्ज का सहारा लेगा, लेकिन जब उसको लगेगा कि बहुत आवश्यकता है लगाने के लिए तब लेगा, नियमित नहीं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केंद्र सरकार के दो नियम हैं। एक नियम है हर योजनाओं पर सेस और सरचार्ज लगा देना, दूसरा हर विरोध को राष्ट्रद्रोह करार कर देना। ये केंद्र सरकार की दो मुख्य विशेषता है जो इस समय अभ्यास बन गया है। समझ के इस उल्लंघन के परिणाम स्वरूप राज्यों ने राष्ट्रीय कर राजस्व के अपने वैध हिस्से से ठगा हुआ महसूस किया है। वही जो बातें अभी हमने कही, राज्य सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमको जो राष्ट्रीय कर में हिस्सा मिलना चाहिए वो तो केंद्र सरकार से 100 सरचार्ज लगा के ले रही है। अगले वित्त आयोग को राइटर कह रहे हैं कि उपकर और अधिभार कब लगाए जा सकते हैं, इसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने होंगे। यहाँ पर भार है, ठीक है, अधिभार है, कब लगाया जा सकता है इसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने होंगे। जो राशि जुटाई जा सकती है उसे सीमित करने के लिए एक सूत्र समझाना होगा। आयोग के लिए दूसरा सबसे बड़ा फोकस का मुद्दा क्या है, सरकारी खर्च है, जिसे मुफ्त कहा जाता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लोक लुभावन वादे जब चुनाव आते हैं तो किया जाता है, और सरकारें ये भी नहीं देखती हैं कि इसका जो है पेड कैसे होगा, अभी हमारा स्थिति क्या है, अभी हमारे स्टेट की स्थिति क्या है, हम कैसे करेंगे। तो इसमें राइटर ने कहा कि इसमें सारे के सारे राजनीतिक दल दोषी हैं। एक गरीब देश जहां लाखों परिवार बुनियादी मानवीय ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, गरीबों के लिए सुरक्षा जाल के खिलाफ बहस करना क्रूर लगता है। लेकिन यह ठीक है क्योंकि भारत एक गरीब देश है। इनका कहना है कि गरीबों के खिलाफ बोलना बहुत क्रूर है। ठीक है, आप लोग लुभावन वादे करते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करके करना चाहिए, इस तरीके से नहीं कि और जो आप लोग लुभावन वादे करो वो वादे करो जिससे कुछ पोटेंशियल का प्रोडक्शंस हो, जो उत्पादक क्षमता में बढ़ोतरी करे। ये नहीं कि आप फ्री की चीज़ें दें, फ्री की जो है कंपनसेशन करें और फ्री में ही सब दें। इसीलिए ये कहते हैं कि हमें मुफ्त उपहारों के बारे में अधिक चौकस रहने की ज़रूरत है। इनका कहना है कि हमको जो है मुफ्त उत्पादों के बारे में अधिक रूप से चौकसी बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से इनका कहना है कि जो FRBM एक्ट था, राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन अधिनियम, उसमें क्या था कि जो घाटा है, वित्तीय घाटा है, वो 3.3% के आसपास होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो FRBM अधिनियम लगाया गया है, प्रतिबंधों को इस तरीके के लोक लुभावन खर्च जो होता है उस पर एक जांच के रूप में काम करना चाहिए था। लेकिन सरकारों ने बजट के किताबों में जो बजट अपना जारी करते हैं उसमें दिखाए बिना ऋण जुटाने के जो है सरल तरीके खोजे हैं। एक फ्रेबी को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आसान नहीं है। मतलब कि जो लोक लुभावन वादा होता है, कहाँ तक उसकी सीमा है, कहाँ तक आप खर्च कर सकते हो, इसको डिफिनीशन देना इतना इजी नहीं है। और इस पर जो है किसी भी जांच को निर्वाचित सरकारों की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से जांच करते हो तो निर्वाचित सरकार को लोग कहेंगे कि इसका उल्लंघन है, कि सरकार कहाँ खर्च कर रही है, तो इसको जो है चुनौती दी जाएगी। अब राइटर कह रहे हैं कि फिर भी अगले वित्त आयोग को लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता के हित में काम करना चाहिए और मुफ्त खर्च पर दिशा निर्देश जारी करना होगा, उसको जो है दिशा निर्देश लेकर के चलना होगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो है आपका वित्त आयोग को क्या करना चाहिए उसके दिशा में आर्टिकल था। FRBM एक्ट का इसमें क्या रोल हो सकता है, स्टेट की जो कंडीशंस है वो कैसे रिफॉर्म हो सकती है, वित्त आयोग को क्या करना होगा कि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं उसको एक साझा संस्कृति के तहत लेकर के, वित्तीय संस्कृति के तहत लेकर के चलना होगा, ताकि स्टेट और सेंटर में कोई अपोज ना हो। अब देखिए दूसरा यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है वो आर्टिकल है दवा से रिलेटेड है। इसका मैं बैकग्राउंड आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर राइटर ने सीधा सीधा महिलाओं और पुरुषों में जो दवा का निरीक्षण होता है, जो दवा का परीक्षण किया जाता है विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए,
उससे संबंधित बात कही है। आइए देखते हैं पूरे के पूरे आर्टिकल में क्या है। यूएस के द्वारा 1993 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन पुनरुद्धार अधिनियम में स्वास्थ्य संबंधी जो असमानता है उसको कम करने के लिए नैदानिक परीक्षणों में महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया। क्यों अनिवार्य कर दिया गया? क्योंकि जो पुरुष थे वो परीक्षण कर रहे थे, लेकिन ये महिलाएं और अल्पसंख्यक उसमें शामिल नहीं थे, और मैक्सिमम जो रोग था उसका पता नहीं चल रहा था। महिलाओं में जो रोग था वो पता नहीं चल रहा था। फिर भी जो है राइटर कह रहे हैं कि आज तक दवा का जो पुरुष मॉडल वही फल फूल रहा है। भारत में दुनिया के फार्मेसी, लैंगिक असमानता, क्लिनिक परीक्षणों में और भी बड़े निहितार्थ हैं। विभिन्न अध्ययनों में यह प्रदर्शित किया गया है कि महिलाओं के शरीर जेनेरिक दवाओं के घटकों के लिए अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। एक शोध के अनुसार 61 से 70 तक की जो आयु वर्ग हैं उसमें 26% पुरुषों और 31% महिलाओं में ऐसे लक्षण हैं जो अवसाद की उच्च संभावना का संकेत देते हैं। अब ये अवसाद के रूप में इतने परसेंट तक पाए गए हैं। अध्ययन दृढ़ता पूरी तरीके से यह नोट करता है कि जो सामान्य रूप हैं दुनिया भर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अवसाद दर चिंता का प्रसार अधिक है। यानी कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाओं में अवसाद है वो अधिक रूप से बढ़ रहा है। कैंसर और हृदय रोग जैसी यौन अज्ञेयवादी गंभीर बीमारियों को संबोधित करने वाले नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान परियोजनाओं से महिलाओं के बहिष्कार के परिणामस्वरूप सेक्स विशिष्ट लक्षणों और उपचार के प्रति प्रतिक्रियाओं की सीमित समझ है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इनकी जो कल्चर है कुछ ऐसी ही है कि ये मैक्सिमम जगह जा नहीं पाती, अपने अंदर जो बीमारी है उसका परीक्षण नहीं करा पाती, घरों में बंदी से हर जगह पर इनका जो है ऐसी संस्कृति है। और निश्चित तौर पर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको छोड़ करके, यानी कि डेवलप्ड कंट्रियों में तो कल्चर ठीक है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसमें और जो अल्प विकसित देश हैं उसमें तो बात ही नहीं की जा सकती। जब सेक्स विशिष्ट बीमारियों जैसे स्थानीय एंड्रोमेट्रियल कैंसर, पॉलीसिस्टिक्स ओवेरियन सिंड्रोम और गर्भावस्था से संबंधित मुद्दों की बात आती है तो शोध में गंभीर खामियां हैं जिन्हें केवल महिलाओं के लिए मुद्दों के प्रति उदासीनता से समझाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य जो आधारित अध्ययन है उससे पता चलता है कि इन बीमारियों के बोझ के अनुपात में माइग्रेन, एंडोमेट्रियोसिस और चिंता विकारों में अनुसंधान के लिए प्राप्त धन की बहुत कमी है। यानी कि बीमारियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए और शोध करने के लिए जो बजट अलॉट होता है वो बहुत ही मिनिमम है। और अगर पुरुषों का जो मासिक धर्म होता उसमें ऐंठन, जो मासिक धर्म के समय बहुत ज़बरदस्त ऐंठन होता है, महिलाएं सहन नहीं कर पाती हैं, तो जो ऐंठन होता है उसका अगर अध्ययन किया जाए तो कई मिलियन डॉलर की परियोजनाएं होंगी पुरुषों के लिए। लेकिन जब आप खराब प्रजनन स्वास्थ्य के कारण मृत्यु दर को देखते हैं तो ये अभी भी हास्यास्पद नहीं है। यानी कि अगर महिलाओं की बात करें तो उनकी जो उस अभी पुरुषों को कुछ हो जाए, हर घर का नियम है तो लोग हॉस्पिटल्स में लेकर के दौड़ जाते हैं। लेकिन जब तक अगर महिलाएं कुछ बता दें कि उनका सर दर्द कर रहा है, उनका ये हो रहा है, तो लोग उतना जागरूक नहीं करते, केयर नहीं करते। तो इस तरीके से ये बहुत गंभीर खामी है। अगर 2017 का जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा है वो बताता है कि हर दिन लगभग 808 महिलाओं की गर्भावस्था और प्रसव की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो जाती है। इनमें से लगभग सभी रोके जा सकते थे, लेकिन पहले से मौजूद चिकित्सा स्थितियां और गर्भावस्था के बीच परस्पर क्रिया के कारण हुए। यानी कि इनका कहना है कि जो मृत्यु हुई वो चिकित्सा व्यवस्था और गर्भावस्था आपस में रिलेटेड थे। यानी कि कहीं लिंग परीक्षण की जांच, कहीं खराब चिकित्सा व्यवस्था, कहीं जांच ही न हो पाना, इस तरीके की जो क्रियास्थी आपस में रिलेटेड थी। अगर इसमें कोई सुधार होता तो नो डाउट रोके जा सकते थे। जो गर्भवती महिलाएं हैं नैदानिक परीक्षणों और अनुसंधान में प्रतिनिधित्व की सीढ़ी से नीचे हैं। यानी कि उनका परीक्षण और अनुसंधान बहुत निम्न कोटि का है और अभी हो नहीं रहा है, इसीलिए यहाँ लिखा है कि प्रतिनिधित्व की सीढ़ी से और नीचे हैं। एक न्याय संगत दुनिया में महिलाओं को उप श्रेणियों के रूप में जाति, आयु और वर्ग के साथ एक व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और उपचार और स्वास्थ्य देखभाल खोजने और प्रदान करने में समान समय और संसाधन खर्च किए जाएंगे। जब महिलाओं की बीमारियों की समझ ही नहीं है तो महिलाएं समान स्वास्थ्य देखभाल तक कैसे पहुंच सकती हैं? ये राइटर का कहना है कि जब तक आप उनकी बीमारियों को समझेंगे नहीं,
चेक नहीं करेंगे तब तक उन पर आप कैसे जो है पहुंच सकते हैं। भारत के लिए नोट करने के लिए भारत के संदर्भ में राइटर क्या करें, भारत की स्थिति तो और डमाडोल है, कुछ कहना ही नहीं है। इनका कहना है कि गर्भपात के अधिकार सहित महिलाओं के स्वास्थ्य संबंध में भारत में कई प्रगतिशील नीतियां हैं। देखिए, नीतियां और कानून बना देने से कंडीशंस नहीं सुधरती है जब तक कि आप उसको ज़मीनी स्तर पर कठोरता के साथ लागू नहीं करते हो। भारत में क्या है, गर्भावस्था का कानून बहुत दिन से है, दहेज प्रथा का कानून बहुत दिन से, लेकिन क्या रुका? दहेज प्रथा का कानून आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कब आया था। लेकिन आज भी इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। दहेज रुका नहीं है, दुरुपयोग ऊपर से हो रहा है। दूसरा, जो गर्भपात का लैंगिक जांच होता है, गर्भपात होता है, उस पर भी कानून है, लेकिन रुका नहीं, रुका आज तक, वो और मात्रा में बढ़ गया। तो कानून कहाँ अपना काम कर रहा है जब तक वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है सबसे ज़्यादा करप्ट वही है, तो आप कैसे कर सकते हो सुधार? यह चिकित्सा में सेक्स विशिष्ट अनुसंधान और परिणामों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में नीतिगत हस्तक्षेप का समय है। यानी कि आपको जो है इस समय इस पर जो है टाइम देना होगा, इस पर आपको पॉलिसी मेकिंग लेकर के चलना होगा, हस्तक्षेप करना होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण में इस मुद्दे को उजागर करने के लिए भारत की G20 की अध्यक्षता एक उपयुक्त समय हो सकती है। यानी कि G20 में एक उपयुक्त समय है यह मुद्दा उठाने के लिए महिलाओं से रिलेटेड। तीसरा आर्टिकल फ्रेंड्स है, भारत में जो ICDS है उसकी स्थिति कैसी है, और ये रिपोर्ट आई थी। आज इस रिपोर्ट पर अपना विचार कुछ लेखकों ने रखा है, उसको मैं आपको बताता हूँ कि भारत में स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया, इनका उच्च प्रसार बच्चों और महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से जोखिम बना हुआ है। इससे निपटने के लिए भारत को अपनी मौजूदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जैसे एकीकृत बाल विकास सेवा को मजबूत करना होगा। यह जो है 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को लक्षित करता है। यानी कि ICDS किसे किसे लक्षित करता है? गैर औपचारिक प्री स्कूल शिक्षा को संबोधित करता है, कुपोषण, रुग्णता, मृत्यु दर के चक्र को तोड़ता है। अध्ययन क्या दिखाता है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से विशेष रूप से विकासशील देशों में मानव पूंजी में काफ़ी सुधार हो सकता है। यानी कि अगर आप इन सब में इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है जो ह्यूमन डेवलप है, ह्यूमन जो कैपिटल है वो बहुत ही रिलेवेंट हो जाएगा। अभी भी जो ICDS है, एकीकृत बाल विकास योजना, वो 0 से 6 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए कठिन कार्य का सामना कर रहा है। बहुत सारी फेसेस हैं अभी। पहली चीज़ की बजट है, दूसरा लचर एडमिनिस्ट्रेशन है, लचर डाटा है, तो ये सब बहुत सारी वहाँ पर कमियाँ हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को और अधिक मजबूत करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला कदम आपको आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं होती हैं उनको सशक्त बनाना है। क्यों? और यही नहीं, आंगनबाड़ी को इससे कोरिलेट करना है। अब आगे इसका विस्तार में बता रहा हूँ कि कैसे आप कोरिलेट करेंगे। ICDS की आधारशिला होने के बावजूद उन्हें अक्सर अपनी सीमा से बाहर कर दिया जाता है। पोषण जो है 2.0 पहल में प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में यह कार्यकर्ता अपने समुदाय में बाल पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा को आगे बढ़ाने का दायित्व करते हैं। यानी कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके की जो योजनाएं आती हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाते हैं, और उनकी भूमिका जो है हर घर तक पहुंच है, हर तरीके से पहुंच है। उनकी भूमिकाएं व्यापक रूप से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन और एप्लीकेशन को लागू करने से लेकर के जो व्यवहारिक कार्य जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देना, खेल कार्यक्रम का प्रबंधन करना और सहायक नर्स के रूप में अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ संपन्नता तक भिन्न रहती है। यानी कि जो एक तरीके से फ्रूटफुल इन्वायरमेंट होता है, शिक्षा देना, बच्चों की परवरिश करना, नर्स के रूप में हर दृष्टिकोण से वो इनको जो है ये सब करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज़रूरत है इनको और ज़्यादा प्रशिक्षण करने की। भारत में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें
अतिरिक्त जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनमें जोड़ा जा सकता है। और इसमें राइटर बता रहे हैं कि इसके 5 लाभ मिल सकते हैं। पहला कि यह जो है अधिक बेहतर स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणामों की ओर लेकर जाएगा। जाहिर सी बात है, जब आप ICDS में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ दोगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा उसका प्रचार प्रसार बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जाएगा और वो हर घर जाने में सक्षम होंगी। तो इसका रिजल्ट आपको बेहतरीन स्वास्थ्य और शैक्षिक परिणाम की तरफ लेकर के जाएगा। दूसरा, ये बाल स्टंटिंग यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कम वज़न, बड़े बच्चे होते हैं उनकी कम लंबाई, उम्र में बड़े हैं लेकिन लंबाई कम है, वज़न कम है, इस तरीके के जो मैटर होते हैं कि बाल स्टंटिंग और गंभीर कुपोषण की दर में कमी करेगा। और अगर यह मॉडल आ गया कि यह मॉडल जो है राष्ट्रव्यापी रोल आउट की लागत इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले संभावित लाभों की तुलना में अपेक्षाकृत नगण्य रहेगा। यानी कि अपेक्षाकृत जो है ये जो है निगलेक्ट रहेगा। इस तरीके से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो यह जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 साल में जो आपका मानवीय पूंजी निकल करके आएगी उसकी तुलना में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो बहुत कम रहेगा और मानवीय पूंजी आप अधिक जो है उत्पादक के रूप में निकल करके आएगी जिसका आप बेहतरीन ढंग से उपयोग कर सकते हो। चौथा क्या है, नई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को केवल पूर्व स्कूली और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर ध्यान देने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लर्निंग जब स्टेज में होते हैं तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत दी जा सकती है। यह मौजूदा कर्मचारियों को बाल स्वास्थ्य और पोषण के लिए अधिक समय तक समर्पित करने की अनुमति देगा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी पहुंच का विस्तार करने और बड़ी संख्या में परिवारों की सेवा करने की मदद मिलेगी। पाँचवा क्या है, पाँचवा है ग्रामीण समुदायों की भलाई में सुधार के अलावा जो स्थानीय निवासी हैं विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जितने लोग जुड़ेंगे प्रोडक्शन उतना ही होगा, एक बेहतरीन मानवीय पूंजी निकल करके आएगी और महिलाएं भी शिक्षित होंगी। तो जाहिर सी बात है ऊपर से राष्ट्रीय पोषण योजना 2.0 और ICDS प्रोग्राम आंगनबाड़ी, अगर ये सब तीनों आपस में कोलरेट हो गए तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में एक विशिष्ट सुधार हो सकता है। और राइटर ने तो यहाँ तक कहा है कि इससे पूरे भारत में जो महिलाओं के लिए रोज़गार निकल करके आएंगे 1.3 मिलियन महिलाएं जो है रोज़गार पा जाएंगी। और जब महिलाएं रोज़गार पा जाएंगी तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों की जो परवरिश होती है वो मैक्सिमम खर्च कर सकती है। यहाँ पर भारत के विषय में जो कहा गया है कि भारत में आंगनबाड़ी केंद्र और पोषक 2.0 प्रस्ताव का संचालन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि जो इसकी स्थिति है पोषण 2.0 और आंगनबाड़ी केंद्र ये इसकी स्थिति ये जो है केंद्र सरकार संचालित करती है, इसकी स्थिति उस पर निर्भर करती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती होती है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और जो मानदेय तय होता है भारत सरकार लागत साझाकरण के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों के लिए धन उपलब्ध करा सकती है। इसके अलावा जो डाटा होता है यानी कि डाटा ने ICDS के कार्यान्वयन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कौशल स्तर में महत्वपूर्ण भिन्नता दिखाई। यानी डाटा भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवेश की आवश्यकता है, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट हायर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर राइटर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें ढांचागत सुधार की आवश्यकता होती है। अभी भी 2.5 लाख जो केंद्र है कार्यात्मक स्वच्छता सुविधाओं के बिना कार्य करते हैं, यानी कि वहाँ पर स्वच्छता नहीं है। और 1.5 लाख जो है वहाँ पर पीने योग्य पानी की ही व्यवस्था नहीं है। और 4.5 लाख ऐसे हैं जहाँ पर घर ही नहीं है, अपना पक्का आवास ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ख़राब कंडीशंस में है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो संभावित और अस्थायी मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए इसकी रणनीतियों और कार्यान्वयन पर फिर से विचार करना और पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। यानी कि आप जो इसकी रणनीतियाँ बनाए हो, पहली चीज़ कि उस पर कार्यान्वयन करो, उसको पुनर्मूल्यांकन करो और उस पर फिर से विचार करो, तब जा कर के आप और विचार करने से नहीं होगा। आप जो विचार की हो, जो पॉलिसी बना रहे हो उसको ज़मीन पर लागू करने के लिए आप उसको कोलरेट करो।
आंगनबाड़ी की यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना तो कार्यक्रम की एक बस शुरुआत है, बाकी इनका जो है आप दूसरे तरीके से इनको लेकर के चलना होगा। आपने सुधार किया, नो डाउट सुधार हुआ, उनका पुनर्मूल्यांकन करिए, रणनीति पर फिर से विचार करिए, तरीके से योजना बनाइए। तो इस तरीके से एक शुरुआत है। अब यहाँ पर देखिए न्यूज एनालिसिस का पार्ट आता है फ्रेंड्स। न्यूज एनालिसिस में आज कोई ख़ास नहीं निकला है, लेकिन तब भी निकला है। न्यूज एनालिसिस में क्या है कि विधि आयोग ने बुधवार को समान नागरिक संहिता पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 44 में समान नागरिक यूनिफॉर्म है, सिविल यूनिफॉर्म कोड है, नागरिक एक समान नागरिक संहिता है, उस पर जो है जब केंद्र सरकार आई थी पिछली बार, तो पिछली बार ही लागू करने के लिए पूरे देश में व्यापक बहस छिड़ी थी। अगर वो लागू हो जाएगा तो नो डाउट जो बैक कंडीशंस है हमारे देश में वुमेन्स की, वो एक तरीके से बहुत बिल फेयर तरीके से लागू हो सकता है। लेकिन उसको लागू करने की बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं? सार्वजनिक और धार्मिक संगठनों द्वारा विभिन्न हितधारकों से नए सुझाव मांगे गए हैं। जो पिछला विधि आयोग था, 21वां विधि आयोग, उसने भी इस विषय की जांच की थी और अपील के माध्यम से हितधारकों के विचार मांगे थे। इनका कहना है कि पिछले आयोग ने अगस्त 2018 में पारिवारिक कानून में सुधार पर एक परामर्श पत्र भी जारी किया था। तो इस तरीके से अब देखिए एक बार ये फिर मुद्दा उठा है, अब निकल करके आएगा। वैसे जहाँ तक मेरा विचार है, इसको कुछ संशोधनों के साथ लागू कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर HDI में भारत ने एक और संशोधन किया है, और संशोधन क्या लेकर के चल रहा है। अभी तक HDI में क्या था, जो मानव सूचकांक थे उनको जारी किया जाता था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अब क्या है कि जो आदिवासी हैं वो नहीं उसमें शामिल थे। केंद्र सरकार के द्वारा 28 लाख जो कमज़ोर आदिवासी हैं उनके लिए नया HDI सूचकांक विचार किया जाएगा। अब आप लोगों को एक और तथ्य है, UPSC और तमाम जो एग्ज़ाम देते हैं उनको पहले तो मानवीय 75 ठो सूचकांक आता है, उसको रटिए और उसमें से फंसता एक है। अब ये अदर रटिए और टफेस्ट होगा। क्यों? हालांकि अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को अब और भी टफेस्ट परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 28 लाख कमज़ोर आदिवासी हैं भारत के 22,000 गाँवों से ज़्यादा फैले हुए हैं और अलग अलग स्टेटों में हैं। अब केंद्र सरकार अपना अलग आंकड़ा निकालेगी, कुछ दिन बाद अलग अलग स्टेट का निकलेगा, फिर राज्य सरकार का निकलेगा, फिर उसमें बाद प्रियॉरिटी दी जाएगी, कहाँ के कम है कहाँ के ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे आंकड़े निकल करके यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ ये जो है देश भर में 22,000 गाँवों से ज़्यादा अधिक संचालित हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि हम मूल रूप से आदिम जो जनजाति है उसके समूह के लिए एक HDI तैयार करना चाहते हैं, जो यह निर्धारित करने में सक्षम होगा कि सरकार उनकी नीतियाँ उनके जीवन को कैसे बदल सकती हैं। यानी कि सरकार जो है अपनी पॉलिसी ला करके उनके जीवन को कैसे चेंज कर सकती है, उनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर इस तरीके के आंकड़े होंगे तो उनको मुख्य धारा में लाने का जो सरकार का प्रोग्राम है, यानी कि प्रधानमंत्री आदिम कमज़ोर जनजातीय समूह विकास मिशन, तो इस कार्यक्रम के तहत जो है उनको अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं तो एक जो आदिवासी मिशन चल रहा है वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, तो देश को और अधिक लाभ मिल सकता है। यानी कि देश एक तरीके से और जितना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में जुड़ा होगा, मतलब मुख्य धारा में लोगों को जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये पर्यावरणीय संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण ही इनका सब कुछ होता है। घर, मकान, द्वार, परिवार, सब कुछ इनका जंगल और वन ही होता है। तो अगर ये मेन स्ट्रीम में आ गए तो नो डाउट अगर भारत सरकार की योजना वन को संरक्षित करने को लेकर है तो ये उसमें महत्वपूर्ण रोल जो है प्ले कर सकते हैं। इस विकास का जो मिशन है, यानी कि केंद्र सरकार के जो विकास का मिशन है, उसका महत्वपूर्ण हिस्सा आदिवासी समूह को जो है सरकार से जोड़ना भी है।
अब प्रधानमंत्री आदिम कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन के तहत इन गांवों में जो सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी कि जो 22,000 से अधिक गांव हैं उसमें क्या क्या सुविधा प्रदान की जा सकती है, जैसे संचार, बिजली, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जलापूर्ति, कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सरकारी सेवाओं से जुड़ने की भी कल्पना है। यानी कि एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैसे जुड़े, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लेकर के चलें, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है उस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो नो डाउट बहुत बहुत बेनिफिट होगा, वो लोग और भी अधिक मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, एडिटोरियल एनालिसिस था, न्यूज एनालिसिस था, और आज यहीं तक। मिलते हैं कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में एक नए आर्टिकल के साथ। अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आता है तो लाइक करना आपका कर्तव्य है, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करना भी आपका कर्तव्य है। और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो साथ साथ ये बताना भी आपका फंडामेंटल राइट है कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। अगर इसके बीच आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं। और मई से अप्रैल से जो मैंने वीडियो डाला है लगभग 1.5-2 महीने का, वो सब PDF में है, आप उसको कोलरेट करके लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।